डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है कि सीधे किसी को डिप्रेशन नहीं हो जाता है, इसका भी एक फ्लो चार्ट चलता है। सुशांत सिंह का मतलब मैम जस्ट कि हम कह नहीं सकते कि वो सुसाइड की तरफ जा रहा है। 8 साल का बच्चा भी क्लिनिक में आता है तो उसकी माँ कहती है मेरा बच्चा डिप्रेशन में। या डेफिनेटली। और यंग जनरेशन ने चिंता को एक एज ए एंजाइटी के रूप में ले लिया है। वो बच्चे सच में किसी ना किसी प्रकार का दबाव चूंकि झेल रहे होते हैं, उनमें डिप्रेसिव सिंड्रोम आ जाता है। सुसाइड में कोई आपसे बाहर से नहीं कहता है कि आप सुसाइड कर लीजिए, वो अंदर की एक गट फीलिंग होती है जो कहती है अब मरना है। बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं, सिर्फ 5 इयर्स हो गए, 6 इयर्स हो गए, 7 इयर्स से अप टू 10 इयर्स हो गए, उनका बिहेवियर में बहुत जल्दी तेज हो जाता है। लेकिन सही पेरेंटिंग का नियम है कि आप एक निश्चित समय के बाद में बच्चे को थोड़ी सी एक नरम गरम अप्रोच से देखना शुरू करें। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। और आज इस एपिसोड में हम सीख पाएंगे कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करना सीख पाए। दोस्तों, आज डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस जैसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। और आज इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस चैनल के अंदर आपको बहुत सारी वैल्यू दे पाए। दोस्तों, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है आज का, और इस मेंटल हेल्थ को यदि हमने सही तरीके से मैनेज कर लिया तो हमारी लाइफ एक बेटर लाइफ हो सकती है। तो आज के हमारे जो गेस्ट है वो है डॉक्टर आराधना गुप्ता, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और जिनको लगभग 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो आइए आज हमारे गेस्ट से मिलाते हैं डॉक्टर आराधना गुप्ता। या मैम, साइकोलॉजी मैम क्या है? देखिए, साइकोलॉजी का मतलब होता है मन का विज्ञान। यानी कि जिस विज्ञान के थ्रू हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी दर्शन से निकली हुई एक शाखा है। पहले इसको दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब अपने आप में ये एक पूरा विज्ञान है जो ह्यूमैनिटीज के मेन सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। आज आईआईटीज भी इसको पढ़ा रही हैं। क्योंकि होता क्या है कि इसके थ्रू मानव मस्तिष्क के बारे में थॉरोली कि वो किस हद तक सोच सकता है, वो किस एक्सट्रीम लेवल तक उसमें क्या क्या चीज़ों का इन्वेंशन हो सकता है, ये सब पता लगता है। ओके। सो इट मीन्स मैम, साइकोलॉजी का मैम कह सकता हूँ कि बहुत पुराना सा है, बट कुछ ना कुछ ये को पैटर्न हो के साइकोलॉजी को आज की डेफिनेशंस के अंदर हम इस तरीके से देख रहे थे। तो मैम, एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें और साइकाइट्रिस्ट, यस, जिस तरीके से एक डॉक्टर और एक पैथोलॉजिस्ट के बीच का रिलेशन होता है, डायग्नोस्टिक। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई साइकाइट्रिस्ट डायग्नोसिस नहीं निकाल पाता, लेकिन आजकल के प्रेजेंट समय में लोगों को ये बहुत इंटरेस्ट हो गया है कि वो अपने बारे में बहुत प्रॉपर पूरा जानना चाहते हैं। और साइकेट्री की फील्ड में जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो बेसिकली मेडिसिन को डील करते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में और बात की फर्दर थेरेपीज पर काम करते हैं, जिनको सरल भाषा में आम लोग काउंसलिंग बोलते हैं। बट अगर हम उसको टेक्निकली बोलें तो वो बहुत अलग अलग तरीके की डिफरेंट थेरेपीज होती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट डिफर करती। कि अगर इस पेशेंट को एंजाइटी है तो क्या करना है, इसको ओसीडी है तो क्या करना है, इसको सिजोफ्रेनिया है तो क्या करना है। इस चीज का डिफरेंशिएशन, क्योंकि जब एक साइकाइट्रिस्ट के सामने कोई पेशेंट जाके बैठता है तो आजकल तो क्लिनिक्स में ये व्यवस्था हो गई है कि वो एक पहले साइकोलॉजिस्ट को ही रिफर करते हैं कि भाई आप प्रॉपर तरीके से इस पेशेंट का एक केस हिस्ट्री ही ना लीजिए, इसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाइए कि क्या समस्या है, क्यों आ रही है, ठीक कैसे होगी, कितना समय लगेगा। फिर उस बेसिस पर जो मेडिसिन का काम होता है वो साइकाइट्रिस्ट का होता है। और अदर जो वर्क होते हैं पेशेंट की साइकी से रिलेटेड, वो साइकोलॉजिस्ट का काम। तो इट मीन्स जैसे कोई भी यदि किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको उसकी प्रॉब्लम्स का रूट कॉजेज मतलब वो साइकोलॉजिस्ट निकालेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। एंड जब उसको रेफर किया जाएगा साइकियाट्रिस्ट के पास तो वो कहीं ना कहीं उसको टैबलेट या प्रिस्क्रिप्शन प्रेफर करेंगे। एग्जैक्टली यही होता है। हाँ, एग्जैक्टली होता यही है। ओके। तो मैम, आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ कि डिप्रेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना। और डिप्रेशन, पहले तो मैं पूछ रहा हूँ कि डिप्रेशन होता क्या है, और दूसरा पूछ रहा हूँ कि इसका एक्चुअली इसको हमारी लाइफ से हम कैसे दूर करें। और इसी के साथ मैम मेरा एक क्वेश्चन और भी ऐड है कि डिप्रेशन इन टीनेजर्स, आज भारत में सबसे ज़्यादा टीनेजर्स है, और टीनेजर्स जो है देश में जो है वो कहीं ना कहीं पे डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं, डेली हम सुन रहे हैं कि सुसाइड के केसेस आ रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं पे वो आज डिप्रेशन में जा रहा है अपने कैरियर को लेकर, ग्रोथ को लेकर, है ना। तो ये जो बेसिकली आ रहे थे, क्या हम टीनेजर्स को कैसे फाइंड आउट करें कि वो एक डिप्रेशन में जा रहा है? क्योंकि पेरेंट्स देख रहे हो कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा फोकस है आज अपने बच्चों पर।
वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं उसका उनका बेटा या बेटी कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जा रहा है, तो डिप्रेशन में उसका रीज़न जान नहीं पाता और वो समझ ही नहीं पाता कि वो डिप्रेशन में चला गया। क्योंकि आजकल पहले जैसा रहा नहीं, आजकल बच्चों को हम बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो हम क्या क्या रीजंस है ये जान गए? इसको मैं सुनील थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हाँ डेफिनेटली मैम, हम क्योंकि ये एकदम क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज। हाँ कि डिप्रेशन एक्चुअली होता भी है कि नहीं, हाँ यस मैम। क्योंकि जब एक क्लिनिकल एक्सपोजर होता है किसी पेशेंट का, यस तो पेशेंट के केयरगिवर का या पेशेंट का ये कहना है कि मुझे डिप्रेशन हो गया। यस डेफिनेटली। ठीक है, हाँ डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है कि सीधे किसी को डिप्रेशन नहीं हो जाता है। ओके। इसका भी एक फ्लो चार्ट चलता है। ओहो पहले व्यक्ति को सामान्यतः तनाव होता है, ओके। जब वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फील करता है, किसी चीज़ को रीथिंक करता है, कोई भी परिस्थिति होती है उसको ट्वाइस सोचना, किसी से पूछ के कंफर्म करना, और थोड़ा सा मूड का शिफ्ट होना, थोड़ी थकान थकान सी फील होना। अच्छा। क्योंकि एक होता है पॉजिटिव तनाव जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, डेफिनेटली है। ठीक। एक होता है तनाव जो हमारी लाइफ को पीछे की तरफ धकेलता है। ओके ये तनाव जो होता है ये डिप्रेशन की पहली सीढ़ी है। ओके। इसके बाद आती है एंजाइटी। यस। ठीक, यानी कि स्लीपनेसनेस होने लगना, हाँ शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द होना, ओके। जी मिचलानी जैसी फीलिंग होना, ओहो थकान थकान सी फील होना। यस यस। यानी कि डिप्रेशन जो तनाव होता है वो आता जाता रहता है, एंजाइटी स्थायी रूप से आ जाती है। ओके। क्लिनिकल केसेस में डिप्रेशन से ज़्यादा एंजाइटी के केसेस आते हैं, बट लोगों को टर्म चूंकि डिप्रेशन पता है तो वो डिप्रेशन यूज़ करते हैं। हाँ डिप्रेशन यूज़ करते हैं। बच्चे के आज एक 8 साल का बच्चा भी क्लिनिक में आता है तो उसकी माँ कहती है मेरा बच्चा डिप्रेशन में। या डेफिनेटली। और एक 70 साल के बुजुर्ग भी आते हैं, हाँ तो ये होता है कि ये डिप्रेशन में। हाँ ये डिप्रेशन में है। वहाँ पर हमारी ये भूमिका होती है कि हम ये डिफरेंशिएट करते हैं कि ये पर्सन डिप्रेशन के फेज में चल रहा है, लोनलीनेस की वजह से अगर है उसके पीछे रीजंस क्या है, बच्चा है तो किस दबाव की वजह से, क्या ये डिप्रेशन है कि चाइल्डहुड एंजाइटी है, कि कोई फोबिया है, कि कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप हो रहा है, ये देखना होता है। टीनेज की अगर हम बात करें तो बच्चे एक्चुअली किसी ना किसी वजह से जब पेरेंट्स से एक डिस्टेंस आता है, जब उनके साथ में पेरेंट्स के साथ छिपाने की टेंडेंसी डेवलप होने लगती है। जैसे एक नॉर्मल टीनेज बच्चा होता है, आराम से स्कूल जा रहा है, आ रहा है, फिर धीरे धीरे उसकी लाइफ में कुछ हाइड एंड सीक के कॉर्नर्स बिल्कुल आने लग जाते हैं, वो पेरेंट्स से कुछ तो कुछ छुपाने लग जाते हैं। वहीं से शुरुआत होती है कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। हाँ। बताने और नहीं बताने के बीच में कुछ ऐसी चीजें भी बच्चे कई अक्सर कर बैठते हैं जो उनको लगता है कि अब बता देंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। यस डेफिनेटली, वो टाइम निकल जाता है। तो वहां से शुरुआत होती है अलगाव की, कटाव की। बच्चा दूर दूर रहने लगता है, yes. अपने शेल में रहना पसंद करता है, पेरेंट्स से कम्युनिकेशन कम होने लगता है। तभी आप देखिए अक्सर मैं पेशेंट से कहती हूँ कि जब एक छोटे बच्चे से कहा जाता है कि माई मदर पे ऐसे लिखो तो वो ऐसे फुल ऑफ लव होता है। हाँ, फुल ऑफ लव होता है। फिर वो हर उम्र के साथ ऐसे चेंज होता है और बड़े होते होते वो बिल्कुल उसके बाद शब्दों की भी कमी हो जाती है। बिल्कुल डेफिनेटली हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि उसके इमोशंस, उसकी डीलिंग और वही जो प्यार पहले अच्छा लगता था वो बाद में रोक टोक लगने लगता है। और इसी में दो तरीके के डिसऑर्डर्स जन्म लेते हैं। एक होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा अपैथी में आ जाता है, यानी कि विरक्त, अलगाव, लेना देना नहीं, अपने कमरे में बंद रहना, हर समय अपने मोबाइल पर लगे रहना, हर समय टीवी देखते रहना या कुछ भी नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना। और एक होता है बहुत ज्यादा उपद्रवी हो जाना। बहुत बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, बहुत शिकायतें आ रही हैं, स्कूल में पीटीएम्स में शिकायतें आ रही हैं, बच्चा बदतमीजी कर रहा है, माँ से ठीक से बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे में पेरेंट्स का ये कहना होता है कि मैम इसको पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, डेफिनेटली। और मोस्ट ऑफ द टाइम निकलते ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। एंजाइटी भी आती है, आई एम नॉट सेइंग एंजाइटी नहीं आती, लेकिन आते वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। तो वो एक बार डिफरेंशिएट करना हम सीख जाते हैं। तो फिर हम ये देख लेते हैं कि भाई वो कौन से प्रिकॉशंस हैं जो घर वाले अपना लें। भाई जैसे अगर आपका बच्चा सपोज आपसे कंसिस्टेंटली बात करना बंद कर दिया, ठीक, वो अपने में है, अपने दोस्तों से है, सब कुछ है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि जिस सही एज में, यानी कि जो 7, 8, 10 साल की एज के अंदर के बच्चे होते हैं, जिस सही एज से डिसिप्लिन बच्चों में डालना चाहिए, वो एज इंडिया
में पैम्परिंग पेरेंटिंग की एज होती है, पैम्परिंग होती है, वो खूब yes. पैम्पर कर देंगे। हाँ, बहुत ज्यादा पैम्पर करता है। पहले हमने ऐसे फ्रीडम भर के दे दी हाँ, लोग। डेफिनेटली। फिर क्या हुआ कि जैसे ही बच्चा 14-15 साल की उम्र में आया तो हमें लगा अरे हमारा बच्चा तो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। प्यूबर्टी की एज आ गई, यस यस। शरीर बदल रहा है, आवाज बदल रही, सब बदल रहा है, अभी तो इसको डिसिप्लिन में लाना डिसिप्लिन में पड़ेगा। लाना पड़ेगा फिर उसको। वो डिसिप्लिन का अम्ब्रेला खोलते हैं, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। तब तक बच्चे को उस अम्ब्रेला में रहने की आदत बंद हो नहीं जाती है। बनती, हाँ नहीं रहती है। तो बच्चे का ये कहना होता है वाई मी, हमारे और बहुत सारे, अच्छा वो कंपेयर भी अपने को उन बच्चों से करते हैं जिनके पेरेंट्स उनको बहुत ज्यादा फ्रीडम देते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। कई बार ऐसा होता है कि कानपुर में कुछ जैसे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं, क्लब्स हैं, Yes, पब्स yes. हैं, वहां पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब फैमिलीज के साथ होते हैं तो हम देखते हैं कि टीनेज के बच्चे रात में 11:30-12 बजे भी फुल Definitely. फ्रीडम से वहां पर हाँ हाँ है वहाँ enjoy पर, कर रहे हैं। enjoy कर रहे हैं वहाँ पर। फिर ऐसे पेरेंट्स जब क्लिनिकल एनवायरनमेंट में आकर ये रोना रोते हैं कि मेरा बच्चा ड्रग्स ले रहा है या Drugs ले मेरा रहा है। बच्चा सही है मैम। मिसबिहेव कर रहा है, या, तो या। आपने पहले फ्रीडम दिया ना, ठीक, हाँ हम ये- उसे बीमारी का नाम कैसे दे दें? हम बीमारी का नाम कैसे दें? डेफिनेटली। हाँ, इसी तरीके से एक श्रेणी उन बच्चों की भी आती है जो तैयारी कर रहे हैं, घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे सच में किसी ना किसी प्रकार का दबाव चूंकि झेल रहे होते हैं, ओके, कैरियर को उनमें लेकर डिप्रेसिव सिंड्रोम आ जाता आ जाता है। ऐसे बच्चों में अक्सर मॉडरेट जनरलाइज एंजाइटी की फाइंडिंग्स रहती हैं। ओके उनका विटामिन डी, D3 और B12 मोस्ट ऑफ द टाइम लो ही पाया जाता है। ओके जैसे मैं अपने क्लिनिकल असेसमेंट्स को बहुत तवज्जो देती हूँ ओके कि अगर कोई बच्चा आ रहा है इस उम्र का, तो हम लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा सा इसका ये 2 असेसमेंट भी करा लीजिए और साथ में प्रॉपर असेसमेंट करके ये देखते हैं कि प्रॉपर फाइंडिंग क्या है। ओके। और अगर ये दिखता है कि उस बच्चे को डिप्रेशन है तो हम एकदम से उससे ये तो कह नहीं सकते कि तुम तैयारी करना बंद कर दो। नहीं नहीं नहीं। वहाँ भूमिका आती है CBT की, ओके कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की। ओके हम उस बच्चे को लाइफ को डील करना सिखाते हैं, ओके जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो हील हो जाए और वो चीज़ों को डील करना सीखे। ओके तो उसी फेज पर जिस पे थोड़ा धीमे धीमे दौड़ा उसी ट्रैक तेजी से दौड़ेगा। ओके ओके। जैसे कि इस उम्र में सपोज मेरे पास तो खैर हर उम्र के पेशेंट्स हैं, यस यस मैम। लेकिन टीनेज के बहुत ज्यादा मेरे पास केसेस आते हैं ओके या। जिनमें बिहेवियरल इश्यूज वाले तो केसेस आते ही हैं, इसके साथ में वो केसेस भी आते हैं जो बच्चे घरों में रह करके ड्रॉप ईयर लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके। उनके पेरेंट्स कहते हैं कि मैम पता नहीं किस बात की चिंता है, हमने तो कोई प्रेशर नहीं दे के हमने तो रखा कोई है। प्रेशर दिया ही नहीं। या डेफिनेटली। लेकिन आप प्रेशर दे या ना दे, वो बच्चा तो जानता वो है तो ना डेफिनेटली ले रहा है प्रेशर कि वो ड्रॉप ईयर लेके घर पे बैठा बिल्कुल, हाँ, प्रिपरेशन कर रहा है। प्रिपरेशन कर रहा है। तो ऐसे बच्चों को भी मैं अक्सर ये समझाती हूँ कि अगर आप ड्रॉप ईयर लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट मींस ये नहीं कि आप 24 में से 23 घंटे पढ़ रहे हैं। यू हैव टू लिव योर लाइफ लिव योर लाइफ विद सर्टेन बाउंड्रीज, ओके। लाइक यू नो कि कहाँ पर आपको इसके पीछे इसके आगे नहीं जाना, इसके पीछे ही रहना है। वो बाउंड्रीज के लिए पेरेंट्स को नहीं समझाना पड़े, ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि अगर आपने 6 घंटे पढ़ाई करी तो फिर आप ये कह करके खुद को 2 घंटे खुश नहीं कर सकते कि अरे 6 घंटे पढ़ लिया तो 2 घंटे मोबाइल देख लेते हैं या स्कूटी लेके घर के बाहर घुमाते हैं जाकर के। आप खूब घूमिए, खूब सब चीजें करिए, बट देयर मस्ट बी अ बाउंड्री। This must be boundaries. वो बाउंड्रीज अगर एक सर्टेन एज से पेरेंट्स क्रिएट करने लगे तो फिर ये डिप्रेसिव सिंड्रोम, ये एंजाइटी, ये डिसिप्लिन से संबंधित समस्याएं काफी हद तक रोकी जा सकती है। ओके मैम। मैम आपने एक टर्म यूज करी CBT। हाँ जी मैम क्या है ये CBT और क्या एक्चुअली बेसिकली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस टर्म्स में नहीं जा रहा, बट मैं पूछता हूँ कि एग्जैक्टली CBT है क्या? हाँ, ये एक क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि लोगों को पता नहीं कि CBT Yes, है ma'am. क्या। देखिए, जो ओल्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था उसमें ये होता था कि काउंसलिंग होती थी। हाँ यस। ठीक है। हाँ। CBT एक्चुअली एक भारतीय प्रचलित विधि नहीं है, मतलब ये Okay. इंडियन टेक्निक नहीं है। ओके। और देखा जाए तो अगर हम पूरे भारत की बात ना करें, हम सिर्फ अपने कानपुर की बात कर हाँ लें, डेफिनेटली। तो कानपुर में कोई ट्रेंड पर्सन CBT में मेरी नॉलेज में तो नहीं है। ओके। एक पे एक आध पर्सन्स थे बट नाउ दे आर नॉट हियर, या क्योंकि ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें प्रॉपर जब तक ट्रेनिंग नहीं होती है, ओके क्योंकि आप किसी भी पेशेंट के ब्रेन से खेलते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा केस आता है जिसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसको लगातार रोने के एपिसोड हो रहे हैं, हाँ हाँ या लगातार नींद नहीं आ रही है, डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट होते हैं मैम जिनका सर दर्द बना हुआ हाँ है ना, यस या फिर उनका कहना है कि वो IBS, ये मतलब इरेगुलर बाउल सिंड्रोम को फेस कर रहे हैं, ओके इस तरीके की। यस यस। तो अगर एक प्रॉपर फाइंडिंग होती है तो CBT का काम होता है उस व्यक्ति के प्रेजेंट कोऑर्डिनेशन को, यानी कि जिस वजह से वो ट्रिगर आ रहा है। ओके क्योंकि कन्वेंशनली देखिए मेडिसिन का काम होता है, मेडिसिन इंडीड फायदा करती है, हाँ डेफिनेटली। लेकिन मेडिसिन का रोल एक सर्टेन लेवल पर ये होता है कि वो आपके सिम्टम्स को शांत करती है, आपको एक रिलैक्स नोट में डालती है, डेफिनेटली आपके अंदर गुड मूड हार्मोन्स को यस। करती है सेक्रेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है उसके बाद क्या?
हाँ, उसके बाद क्या? आप मेडिसिन खा के बैठे रहोगे तो थोड़े दिन बाद क्या होगा, मेडिसिन अपना असर कम करेगी, तो Definitely. डॉक्टर भी क्या ही करे, उसे तो डोज बढ़ानी होगी। हाँ, वो तो डोज बढ़ाते ही तो बढ़ाते हैं। बेहतर ये होता है कि अगर आप कुछ सीबीटी के सेशंस लेते हैं, हाँ, नॉट फॉर, क्योंकि देखिए काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ काम आती है जैसे बच्चों में, कोई छोटे बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम हो, ओके, या हस्बैंड वाइफ में हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप काउंसलिंग के थ्रू उसको फेस मतलब करवा सकते हैं, ओके। सुलझवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ पर केसेस में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जिसमें लोग भी कहने लगते हैं, हमें भी फील होने लगता है कि नहीं नहीं भाई, अब तो किसी प्रोफेशनल को दिखाना हाँ, पड़ेगा, अब तो किसी प्रोफेशनल को करना पड़ेगा। तो वहाँ पर सीबीटी का ही काम होता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का मेन काम होता है उस पर्टिकुलर पेशेंट के प्रेजेंट कोऑग्निशन पर काम करके उसको लाइफ को डील करना सिखाना। ओके, जब एक बार वो लाइफ को डील करना सीख जाता है, हाँ, तो फिर वो चीज़ें जो उसको यहाँ खींच लाई थी एक क्लिनिक में, वो उसको एक छोटी चीज़ें लगने लग। सर ओके। पेशेंट्स जो हैं वो कुछ सेशंस के बाद ये कहते हैं कि मैम अब डर नहीं लगता, अब घबराहट नहीं हाँ, होती है, अब तो मैं आराम से ये काम कर लेता हूँ, अब लगता है अरे जो होगा देखा जाएगा। यस, तो ये यस, जो यस। अप्रोच होती है ना लाइफ के प्रति, ये सिखाती है सीबीटी। यस मैम, दैट इज गुड। मतलब मैं एक्चुअली मतलब ये कितनी बड़ी बात होगी यदि किसी को कोई फोबिया है या किसी को फियर है और वो बोलने लग जाए कि मुझे फियर नहीं रहा, दैट इज अ गुड न्यूज़। पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ होगी उसके लिए। एंड मैम वैसे ही जैसे मैं पूछता हूँ कि जैसे बहुत लोग बाग चिंता करते हैं और हमारे एक वर्ड बोलते हैं, एक मुहावरा बोलते हैं, चिंता चिता के समान होती है। और यंग जनरेशन ने चिंता को एक एज ए एंजाइटी के रूप में ले लिया है। आज बहुत से लोग, बहुत यंग जनरेशन एंजाइटी को फेस कर रही है। तो मैम हम कैसे पहचाने कि सामने वाले पर्सन को एक एंजाइटी है? और दूसरी बात, ये एंजाइटी हो, इसका रूट कोज क्या है एंजाइटी का, कि किस तरीके से एंजाइटी होती है, और लाइफ को में यदि एंजाइटी है किसी को तो वो किस तरह से इससे एंजाइटी से बाहर निकल सकता है? देखिए, एंजाइटी का सीधा सीधा फंडा है कि जब आपके आसपास किसी व्यक्ति के व्यवहार में, Yes. जैसे जब सुसाइड्स की घटनाएं बढ़ती हैं तो अक्सर हाँ। लोग इंटरव्यू के लिए जब आते हैं तो पूछते हैं कि सुसाइड को रिकॉग्नाइज कैसे करें। हाँ, रिप्लेस कैसे करें? हर चीज को रिकॉग्नाइज करना होना आना चाहिए। यस, ठीक। डेफिनेटली। अब प्रॉब्लम क्या है कि रिकॉग्नाइज अगर हम नहीं कर पाते हाँ। तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि अगला ये कर क्यों रहा है। एंजाइटी के मुख्य लक्षणों को ले तो जब आपको ये दिखे कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बेसिक नेचर काफी दिनों से चेंज दिख रहा है, यस। जैसे सपोज अगर कोई व्यक्ति रोज शाम को अपने दोस्तों से मिलने आता है लेकिन हाँ, आजकल नहीं आ रहा नहीं है। आ रहा है। ठीक। अगर कोई व्यक्ति अच्छा था, खाने पीने में था, रोज सुबह टहलने जाता था, बढ़िया, वो बच्चा हो या व्यक्ति हो, किसी भी एज का हो, कोई भी एज और का हो। एकदम से छोटा बच्चा है, हाँ, डेफिनेटली। चिड़चिड़ाने लगा, ज्यादा गुस्सा करने लगा, यस, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहा है, यस। उससे आप कोई भी बात कहते हैं तो आप या तो जवाब मिलता है या बिल्कुल उल्टा जवाब मिलता है। उल्टा जवाब मिलता है, ठीक है। और लगातार ये शिकायत है कि मेरे सर में भारीपन लगता है, मुझे सर में, शरीर के पिछले हिस्सों में दर्द बना रहता है, Yes. मेरा पेट खराब रहता है, मेरा जी मिचलाता रहता है। तो दीज सिम्टम्स आर सेइंग कि समथिंग इज डिफरेंट, कुछ अलग हो रहा है उसकी बॉडी हाँ, में। विच इज रनिंग इन ब्रेन। हाँ, रनिंग ब्रेन। और एंजाइटी का रूट कॉज अगर हम बोलें तो जैसा कि मैंने बताया कि जब पॉजिटिव स्ट्रेस एक लेवल से बढ़कर नेगेटिव स्ट्रेस पे चला जाता है। सपोज कल आपका एग्जाम है, यस। और आपको ये पता है कि आप फुली प्रिपेयर्ड हैं, हाँ, तो डेफिनेटली। वो जो आपको डर लगेगा वो एक आपका स्वाभाविक डर है। वो एक नेचुरल डर है, सही है। जो डर हम हाँ, वो किसी होता है। ऊंची पहाड़ पे चढ़ते तो एक रस्सी भी बांध में, कोई भी होगा तो हम सोचते हैं गिरेंगे तो कम से कम ट्रैकिंग अपने रिस्क पे करें, लेकिन गिरेंगे तो बच बच जाएंगे। जाएंगे, हाँ। वो डर हमको जीवन की तरफ खींचता है। हाँ, लेकिन definitely। उसी जगह अगर हम ये सोच लें पहले से ही कि एग्जाम हमारा बिल्कुल ही खराब हो जाने वाला है, जबकि हम फुली प्रिपेयर हैं, यस, यस। तो वो जो फोबिया होता है, वो फोबिया हमारी पर्टिकुलर जो हमारा प्रोडक्टिविटी होता है उसको खराब कर देता है। ओके। होता क्या है कि हम एग्जाम में उस तरीके से परफॉर्म कर ही नहीं पाते जिस तरीके से हमें करना होता है, और बाद में क्या होता है कि जब इस तरीके के एपिसोड हो गए और धीरे धीरे वो पैटर्न लाइफ में स्थायी हो जाते हैं। ओके, वो पैटर्न बन जाता है वो एक तरह से। वो पैटर्न जब बनेगा, उसका जब साइकिल घूमेगा, तो सपोज आपने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया, हाँ, डेफिनेटली। कह रहे तुम डरो नहीं, तुम आराम से एग्जाम दो, हाँ, कोई बिल्कुल। टेंशन की बात ही नहीं, मैं समझ गई। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर में पहुंची और मुझे एकदम से एंजाइटी मेरी हो गई, ट्रिगर कर गई। ट्रिगर कर गई। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, और मेरा साइकिल घूम के फिर वहीं पर आया। डेफिनेटली। और मेरे जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स में ये हुआ कि उन्होंने सेम ट्रिगर को कैच किया कि ये कोई इंपॉर्टेंट थॉट है, क्योंकि इसको मस्तिष्क बार बार भेज रहा है। डेफिनेटली। उस फ्रीक्वेंसी पर वो न्यूरॉन्स में वो बार बार में वो हो रही है एक्टिविटी। ओके। तो हुआ क्या, वो एंजाइटी का साइकिल घूमा, मैं लो हो गई, यस, मेरी घबराहट बढ़ गई, मुझे टेंशन हुई, यस। मैंने नींबू पानी पिया क्योंकि मुझे पता था कि घर से मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे हो सकती है। हाँ। फिर मैंने अपने को थोड़ा सा रिलैक्स किया कि Yes. नहीं नहीं, एग्जाम तो देना है, एग्जाम देना है। ठीक है कर लेते हैं।
तो मैं कर ले गई। बट अगर मैंने उस स्थिति में थोड़ा भी पैनिकनेस को अपने ऊपर हावी होने दिया कि अब तो गई, अब तो मुझे घबराहट हो गई, ये वैसे ही होगा जैसे पिछली बार हुआ, वहां पर क्या हुआ कि मेरा जो मस्तिष्क और मेरा जो पेन है, उन दोनों के बीच का संबंध टूट जाएगा। डेफिनेटली टूट जाएगा। और मैं क्या करूंगी, एक घबराहट भरी स्थिति में पेपर दूंगी, स्टार्ट कर जल्दबाजी में मैं चीजें छोड़ूंगी, गड़बड़ करूंगी और अपनी लाइफ में एक गलत एक्सपीरियंस को और एग्जाम मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए कोटा जाते हैं एंड मेडिकल की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे सुसाइडल केस हो जाते हैं इस बीच में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो फील करने जाते हैं कि उनको एक बार एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, सेकंड बार वो सोचते हैं कि वापस एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, इससे अच्छा है कि अपनी लाइफ को सुसाइडल में चले क्रिएट कर ले। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो देखने को मिलती है कि हमें इस चीज़ को देखने को मिलती है। एंजाइटी के बारे में, सोशल एंजाइटी क्या होती है? सोशल एंजाइटी से तात्पर्य होता है कि जब एक व्यक्ति सामाजिक रूप से मूवमेंट करने में शाइनेस फील करे, घबराहट फील करे, बेचैनी फील करे, उसके लिए कहीं बाहर जाना एक बहुत बड़ा टास्क हो। अच्छा, दैट इज अ सोशल एंजाइटी। इसमें एक और होता है जिसमें जिसको हम कहते हैं टॉयलेट एंजाइटी। लोग, ऐसे लोगों को बाहर वॉशरूम्स यूज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोग किसी के घर जाना पसंद नहीं करते हैं, इवन वो मॉल्स वगैरह में भी इसलिए नहीं जाते कि उन्हें लगता है कि वहाँ उन्हें पब्लिक टॉयलेट यूज करना पड़ेगा, लोग उन्हें देखेंगे। तो एंजाइटी बहुत डिफरेंट तरीके की होती है। जब आपने छेड़ा है तो मैं एक चीज तो अपनी तरफ से बताना चाहूंगी कि जैसे एक एंजाइटी का प्रकार होता है जो काफी समय तक हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज होता है DSM, उसमें नहीं था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि उसके पेशेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो अब वो प्रॉपर एक बीमारी के रूप में हमारे पास उसका टर्म है, दैट इज हाइपोकॉन्ड्रिसिस, दैट इज हेल्थ एंजाइटी। हेल्थ एंजाइटी, ऐसे लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी हो रही है। जैसे अगर उनको सपोज गैस की वजह से भी लेफ्ट साइड पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो सोचते हैं कि हमें हार्ट अटैक। इसी वजह से कार्डियोलॉजी में जैसे किसी से मेरी बात हो रही थी वहां पर, तो ही सेड कि आधे से ज्यादा पेशेंट तो आपके आते हैं हमारे पास, क्योंकि वो तुरंत अपने असेसमेंट के लिए भागते हैं, उनको लगता है अब ये हार्ट अटैक आने वाला। अगर उनको कोई छोटी सी भी कहीं गांठ हो गई तो कैंसर ही है वो। अगर वो सुबह से वो हर पल ये डरते रहते हैं कि कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, मुझे कहीं अस्थमा ना हो जाए, तो ही 3 बीमारियां हैं जिनको लेकर के, और हमेशा छोटे सिम्टम को बड़ी चीजों से ही कोरिलेट करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को ऑटोमेटिक पेट से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, तो उनकी पहली दौड़ होती है गैस्ट्रोलॉजिस्ट। और जब वहां से क्योर नहीं होता तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट खुद कहते हैं आप किसी साइकाइट्रिस्ट को या किसी साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग कराइए जा करके, क्योंकि ये एक मानसिक समस्या है आपकी। तब वो अवेयर होते हैं, क्योंकि आज भी आमतौर पर भारत में जब हम बीमार होते हैं तो भाई ऑब्वियसली हम पहले किसी फिजिशियन के पास ही जाएंगे, डेफिनेटली आते फिजिशियन के पास में। और जो समझदार फिजिशियंस होते हैं वो तो फटाफट ये चीज देख लेते हैं हमको कहाँ पर इनको रेफर करना है, और नहीं तो उसको टैबलेट देख के अपना जो भी होता है उसका फाइंड आउट करा के, जो भी उनको टेस्ट कराना होगा फाइंड आउट करा के टेस्ट भाई। जैसे फाइंडिंग्स एक बार आ गई, जैसे कानपुर में वी आर वर्किंग एज अ टीम, हमारी टीम में बहुत लोग, वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कि भाई हम आपको ऐसा वैसा कमीशन एंड ऑल, वी आर जस्ट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ पेशेंट्स कि आप इनको आपकी जरूरत है, इनको आप देख लो। तो जैसे भाई अगर सपोज एंजाइटी की आपने बात की, तो एंजाइटी में कुछ फिजिकल सिम्टम भी आते हैं। उसके लिए किसी जनरल फिजिशियन को जैसे रेफर करना हुआ तो हमने बोला भाई इस चीज की मेडिसिन आप खा लीजिए, ये टेस्टिंग्स करा लीजिए, बाकी काउंसलिंग कराइए, और अगर कहीं मॉडरेट एंजाइटी हुई तो हल्की सी कोई मेडिसिन लगवा दी। दिस इज द अप्रोच। तो लेकिन हेल्थ एंजाइटी हो, चाहे आपकी सोशल फोबिया हो, चाहे वो टॉयलेट फोबिया हो, जितनी भी एंजाइटीज होती हैं, इनमें ब्रेन के एक्सपोजर से ही पेशेंट उस चीज से बाहर निकल पाता है। बहुत से लोग, आप जो बोल रहे हो ना, कि मैंने देखा है बहुत से लोग, जैसे मैंने भी हमारे रिलेटिव्स में देखा कि लोगों को हार्ट में कुछ पेन हुआ एंड देन गो टू कि अरे कुछ प्रॉब्लम हो गई यार, अब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, चेकअप कराने के लिए चले गए, अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए, नहीं यार कुछ प्रॉब्लम हो गई चीज़ों के लिए, कुछ गांठ हुई तो कोई लग गया। तो ये दैट इज गुड, मतलब ये एक एंजाइटी का एक अलग से मतलब सुनने को मिला है, मेरे को भी सुनने को मिला है कि ये दैट इज गुड है कि हमें ऐसी एंजाइटी भी हो सकती है। हाँ, ये होती है, इट्स अ वेरी कॉमन नाउ, इज इट कॉमन नाउ। मैम हाउ टू फाइंड आउट कि जैसे मेरे कोई रिलेटिव्स हो गया, कोई फ्रेंड सर्किल हो गया, या कुछ नेबर हो गए, तो वो सुसाइडल की तरफ जा रहा है, तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करें? जैसे मैम मैं जैसे कहना चाहूँगा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। जैसे मैम प्रत्युषा बैनर्जी मैम अच्छी खासी अपनी एक थी, और उन्होंने मतलब सडनली पता लगा ये है सुशांत सिंह का, मतलब मैम जस्ट कि हम कह नहीं सकते कि वो सुसाइड की तरफ जा रहा है, हमें पता ही नहीं चल पाया सुशांत सिंह। एंड
चेरिश कॉर्नल मैम, दैट इज अमेरिकन है बेसिकली, और वो उन्होंने एक कंसर्ट किया, कंसर्ट करने के बाद वो जाके सुसाइडल कर लिया उन्होंने। सो मैम कैसे फाइंड आउट करें ऐसे लोगों को कि वो सुसाइडल की तरफ जा रहा है? देखिए ऐसा होता है ना कि कुछ ना कुछ बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस होते ही हैं। समस्या क्या होती है, लोग उसको देख के अनदेखा कर देते हैं। अगर हम सपोज किसी की भी बात करें, आप प्रत्युषा की बात कीजिए, आप चाहे सुशांत की बात कीजिए, आप किसी की बात कीजिए, डेफिनेटली बाद में सबके जो नियरेस्ट डियरेस्ट लोग थे उन्होंने इंटरव्यूज में बताया कि व्यवहार में बदलाव था। जैसे सामाजिक अलगाव, समाज से अलग हो जाना, कहीं भी जाने पर एक बहुत हीन भावना का होना। ठीक है, हीन भावना वो अपने आप पनपती है। कई बार मैं अपने पेशेंट से एक ही क्वेश्चन करती हूँ कि ये जो समस्या है ये बाहर से आपके ऊपर आ रही है कि आप अंदर से खुद क्रिएट कर रहे हैं, ये देखिए। सुसाइड में कोई आपसे बाहर से नहीं कहता है कि आप सुसाइड कर लीजिए, वो अंदर की एक गट फीलिंग होती है जो कहती है अब मरना है। ओके, जैसे मैं अब चूंकि बीइंग ऐसा कोई केस आपके पास आया तो जैसे भाई बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एंड बीइंग अ प्रोफेशनल मैं शेयर करना चाहूंगी कि XYZ कोई पेशेंट हमारे थे जिनके साथ में ये हुआ था कि आप ये समझिए कि 2 घंटे पहले पेशेंट एक्सपोजर था एंड आई वॉच्ड माई सेल्फ कि इनके व्यवहार में आज बहुत तेजी है। और मैंने उनके केयर गिवर्स को, मुझे बहुत अच्छे से अपनी आखिरी लाइन्स याद हैं कि जस्ट मेक अ वॉच, आज इनके बिहेवियर में बहुत तेजी है, ये ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आई एम थिंकिंग कि समथिंग इज रॉन्ग। ओके, और 2 घंटे बाद सुनने में आता है कि ही कमिटेड सुसाइड। ओहो, ठीक, तब पेशेंट्स के केयर गिवर ने बाद में बताया, वो पेशेंट थे, मेंटल पेशेंट थे, आई एम नॉट डिनाइंग विद दैट, तभी तो मेरे पास। लेकिन पेशेंट के केयर गिवर यही बोले कि उनकी भी गलती नहीं है, कौन चाहेगा कि उसके परिवार का कोई सदस्य ना रहे। वो ये उनका ये कहना था कि हम समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे हो गया। मैंने कहा जो सुसाइड वाले लोग होते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम का इंतजार कर रहे होते हैं कि हमें मौका मिले और हम ये कर दें, क्योंकि वो जो फियर का मैकेनिज्म होता है वो उनके दिमाग से निकल चुका होता है। उनके दिमाग में सिर्फ क्या दिख रहा होता है, अपना विक्टिम कार्ड, कि मैं बेचारा हूँ या मैं बेचारी हूँ तो मुझे ये करना है। डेफिनेटली उसमें चाहे आप कितना भी, और ऐसे पेशेंट को अगर सही समय पर साइकेट्रिक हेल्प मिल जाए तो शायद क्या वो फिर बची जाते हैं। भाई लिकर के केसेस आते हैं, आदमी सालों साल से लिकर पी रहा होता है, बिल्कुल बड़ी दवाइयां करा चुका होता है, लेकिन जब उन्हीं दवाइयों के साथ में CBTs की अच्छी टेक्निक्स जुड़ जाती हैं, अच्छी तरीके से जो हम लोग पूरे यहाँ सेशंस करते हैं वो जुड़ते हैं, तो ऐसे पेशेंट का सक्सेस रेशियो बहुत बढ़िया होता है। छूट जाती है शराब, क्योंकि ये तो लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग मतलब अपने शराब छुड़ाने के लिए पता नहीं कितना पैसा खर्च कर देते हैं, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यार नहीं, मेरी आदत बन चुकी है, मेरी हैबिट में आ चुका है, रूटीन में बन चुकी है, ये तो छोड़ते ही नहीं। घर वाले बोलते हैं तो छोड़ ही नहीं सकते। हमने बहुत कोशिश करके देख ली इन पर, बट यदि ये टेक्निक्स हमको मिल जाए, CBT टेक्निक्स, तो डेफिनेटली बहुत लोगों का घर बच सकता है। करते तो पेशेंट ही है ना, हम तो सिर्फ उनको गाइड करते हो। ठीक तो आप खुद ही होते हैं। हम हमेशा पेशेंट को बोलते हैं क्रेडिट हमें मिलता है, लेकिन ठीक तो आप खुद हो रहे हैं ना, क्योंकि आप उन चीजों को कर रहे हैं। बस एक बिलीफ सिस्टम में उस चीज को लाना होता है, एक मोटिवेशन मिलता है ना, जस्ट लाइक ऑफ कि आप उनको वो बिलीफ सिस्टम दिलाते हो कि ये आपसे आप कर सकते हो, इन चीजों को लेकर कर सकते हो। बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं, सिर्फ 5 ईयर्स हो गए, 6 ईयर्स हो गए, 7 ईयर्स से अप टू 10 ईयर्स हो गए, उनका बिहेवियर में बहुत जल्दी तेज हो जाता है। मतलब उनका चेंजेस बहुत जल्दी है। उनका मतलब बिहेवियर समटाइम्स आज बिहेवियर उनका चेंज हुआ है या पहले भी ऐसा बिहेवियर रहता था उनका, क्योंकि अब बच्चों को लेकर देखो पैम्परिंग बहुत होने लगी। पेरेंट्स बहुत पैम्परिंग करते हैं, पेरेंट्स उनको फटाफट ला के देते हैं, है ना। बट होता क्या है कि इसकी वजह से क्या करते हैं कि या तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि अब हम यदि पेरेंट्स पे नाराज होके हमें चीज़ मिल जाती है तो वो हर बात में अपना ऐसा बिहेवियर बना लेते हैं। तो मैम ये क्या सही है या क्या गलत है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके आगे जाके उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। भाई देखिए, जब एक बच्चा तीखे मीठे में अंतर समझने लगता है तो ये कहा जाता है वो बच्चा समझदार हो गया है। उसे पता है क्या गर्म है, क्या ठंडा है, क्या तीखा है, क्या मीठा है। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स के लिए वो बच्चा होता है, तो वो अपनी तरीके से उसको एक प्रोटेक्टिव वे में ग्रो करे। लेकिन सही पेरेंटिंग का नियम है कि आप एक निश्चित समय के बाद में बच्चे को थोड़ी सी एक नरम गरम अप्रोच से देखना शुरू करें, और उसको प्रॉपर तरीके से ये देखें कि किन चीज़ों पर, अगर किन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों पे बच्चा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है
बहुत ज्यादा बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, तो इट मींस कि इट इज हाई टाइम कि वी हैव टू कंसीडर कि भाई इस बच्चे पर अलग से ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपसे हो जाए तो आप करिए, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे वो बच्चा थोड़ा उसे कंसीडर करता हो, उससे समझवाइए। उससे नहीं होता तो आप प्रोफेशनली करवाइए। अक्सर ऐसे बच्चों में ध्यान संबंधी समस्याएं बहुत होती हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते चीजों पे, शिफ्टिंग बिहेवियर होता है। तो किसी भी चीज के प्रति डिससेटिस्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। कई बार पेरेंट्स लेके आते हैं तो ऐसे बच्चे कई बार ADHD की कैटेगरी में आते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऐसे बच्चे बड़े उपद्रवी होते हैं, तोड़फोड़ करना, एक जगह लग के नहीं बैठना, ये छूना वो छूना, ध्यान। स्कूल में भी पेरेंट्स बताते हैं कि अपनी लिखते नहीं है ठीक से, शैतानी बहुत करते हैं, वाटर बॉटल खोली, पानी फैला दिया, रुमाल उठा के हवा में उड़ा दिया, इस तरीके की चीजें, पेंसिल तोड़ दी, अपनी बिलोंगिंग्स खो देना। तो ये आई एम नॉट सेइंग कि सारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, बट अक्सर ADHD जिन बच्चों में होता है उनको लर्निंग डिसेबिलिटी अपने आप वेलकम हो जाती है, क्योंकि क्लास में वो कंसंट्रेट कर नहीं पाते। फिर जब एक बच्चा क्लास में उसकी बेइज्जती होगी, घर पर डांट खाएगा, तो वो बच्चा उपद्रवी भी हो जाएगा, रिबेलियस भी हो जाएगा, और वो बच्चों घर वालों से मिसबिहेव भी करेगा। पूरी चेन होती है, वो चेन बनती है उसके बिहेवियर के लिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा एक जरूरी बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि पेरेंट्स को 5 साल से अपने बच्चे के बिहेवियर को कंसीडर करना शुरू करना चाहिए कि एग्जैक्टली बच्चा जो है उसका बिहेवियर कंडीशनिंग है कैसा। और ऐसा नहीं कि शुरू में आपने इतना प्यार दिया और बाद में आप इतने स्ट्रिक्ट हो गए। पेरेंट्स यही करते हैं, स्टार्टिंग में जो उसने जो डिमांड करी वो डिमांड पूरी कर देते हैं, एंड बाद में जब पता लगता है नहीं ये डिमांड आप कैसे पूरी करेंगे, नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो बच्चा उसी में कंफ्यूज होता है कि पहले डिमांड पूरी हो रही थी, अब डिमांड पूरी नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं उसको एक वो अपने अंदर वो बना लेता है कि अब मेरी डिमांड पूरी नहीं कर रहा है मैं, तो मैं आना अपने बिहेवियर को चेंज कर लूँ जिससे मुझे वो डिमांड पूरी मिल जाए, मेरी बिहेवियर में डाल लेता है, एंड कहीं ना कहीं वो एक अलग मोड में चला जाता है। एंड मैम थिंग इज दैट कि जैसे हम बात करते हैं स्ट्रेस की बात करते हैं मैम, आज लोगों में बहुत स्ट्रेस है। क्यों स्ट्रेस की वजह ये मान सकते हैं कि आज लोग बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने ग्रोथ को लेकर, और कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील करते हैं, और वो स्ट्रेस इतना हाई हो जाता है कि हेल्थ को इश्यूज बन जाते हैं उसमें। तो मैम स्ट्रेस को किस तरीके से, इसको खत्म तो किया नहीं जा सकता मैम, इसको कम ही किया जा सकता है, तो स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं हम अपनी लाइफ के अंदर से? स्ट्रेस को कम करने के लिए ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि हम एक्चुअली रूटीन क्या फॉलो कर रहे हैं। Yes. लोग कहते हैं योगा कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, हाँ, यही बट ये सब आदमी तब करता है जब वो यहाँ से शांत और एक स्टेबल कंडीशन में होता है। एक अशांत दिमाग के साथ में अगर आप रन भी कर रहे होते हैं ना, तो आप उस रनिंग में अपने को इन्वॉल्व नहीं करते। तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि भाई आप जो है स्ट्रेस को भगाने के लिए CBT पे ही आ जाएंगे। अगर एक घरेलू अप्रोच की बात करें तो पहली बात तो आजकल लोग गूगल पे और इस सब चीजों पे खूब ढूंढा भी करते हैं, सर्च करते हैं कि भाई कैसे अपने मन की शांति लाएं, कैसे दुख दूर करें, ये करें वो करें। लेकिन पहले बात तो ये याद रखें कि जो आप आजमा रहे हैं उस पर कंसिस्टेंटली कम से कम लगे रहें 2-3 महीने। ये नहीं कि 4 दिन किया और सोचा रहे ये बेकार है। जैसे अगर आपने टहलना शुरू किया है तो आपको टहलना लगातार जब आप करते रहेंगे तब आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाए। उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी। मतलब किसी भी चीज को दूर भगाना है, अगर हम सड़क पे जा रहे हैं और एक गाय आ रही सामने से और हम उससे डर रहे हैं, तो हम उसको तब तक हश करते रहते जब तक कि वो चली जाती दूर, या फिर हम कोई रास्ता निकाल लेते कि हम साइड से निकल जाए। तो यही चीज लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी और इन सब के साथ भी कंसीडर करनी चाहिए कि भाई अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो आप उसे अनदेखा करके अपने सर पे लाद के घूमिए। एक तो तरीका ये होता है कि उसका बर्डन आप एक बैगेज के रूप में अपने ऊपर लेके ले लीजिए। ठीक। एक तरीका होता है कि ठहरिए और ये देखिए कि ये समस्या आ क्यों रही है, ये स्ट्रेस क्यों आ रहा है, एंजाइटी क्यों आ रही है। अगर इसका कारण आपका अंदर से कुछ है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई तनाव है, कोई कुंठा है, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, देखिए क्या सॉल्व हो सकता है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई ये तो बाहर वाले किसी व्यक्ति की वजह से आ रही है, तो अगर उस व्यक्ति को आप लाइफ से हटाना चाहते हैं हटा दीजिए। अगर नहीं संभव है तो फिर खुद को इस तरीके से मॉडिफाइड करिए कि बाहरी चीजें आपको अफेक्ट नहीं करें। यानी कि ये आपका पूरा राइट है और ये आप ही के हाथ में होता है कि कोई भी व्यक्ति आपको डैमेज कर सकता है कि नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाले ने आपको डैमेज कर दिया। यहाँ पर आपने पूछा है तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए मैं लाइफ का एक रूल आपको बताना चाहूंगी। जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो धीरे धीरे हम उसे चलाना सीखते हैं। ऐसे ही जीवन को चलाने का भी एक कार का नियम होता है कि अगर आपके सामने कोई समस्या आई है तो आप उसको कार के C फॉर ये देखिए कि भाई क्या हम इस समस्या को चेंज कर सकते हैं।
अगर आपको ये लगता है कि मैं इस समस्या को चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकती हूँ, तो बेटर होता है कि हम उसको ए फॉर पहले एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। अगर हमें लगता है कि भाई हम इस समस्या को कैसे एक्सेप्ट कर लें, हम ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लें, हाँ डेफिनेटली, अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये तो चीज़ हमें डैमेज करती हाँ, रहेगी। डैमेज करती रहेगी हमेशा। तो फिर यहाँ आर जो होता है वो दो चीज़ों को कंसीडर करता है, या तो हम उस समस्या को लाइफ से रिमूव करना सीख, और अगर आप रिमूव नहीं कर सकते हैं तो आप अपने को उस परिस्थिति से रेस करके थोड़ा सा परिस्थिति पर अपना हेलीकॉप्टर रिव्यू बनाइए। ओके। तो आप देखेंगे वो परिस्थिति आपको छोटी लगनी। बिल्कुल वैसे ही होता है कि जैसे जब हम किसी बहुत बड़े शहर में जाते हैं जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं तो हम यूं करके इमारतों को देखते हैं कि भाई, और जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो वही इमारतें छोटी हो जाती हैं, तो हम कहते हैं देखो कितनी छोटी छोटी लग रही, बिल्कुल छोटी लग रही है। समस्याओं के साथ भी कुछ ऐसे ही है, आप जितना उसको अपने ऊपर हावी करते जाएंगे वो बड़ी होती चली जाएगी, और जितना ज्यादा सोचेंगे वो पैटर्न बनते चले जाएंगे। और अगर आप इस नियम को लागू करते हैं, या अगर आप इस तरीके की चीजों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जो ये सिखाती हैं कि व्हाट इफ की जगह कि यदि ना ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये हो जाए कि अरे ठीक है, वॉट एवर इज हैपनिंग इज ओके, ये समय भी गुजर जाएगा। बोलते हैं ना, अच्छा समय आता है तब भी वो भी गुजरता है, बुरा समय आता है वो भी गुजरता है। डेफिनेटली, बशर्ते कि आप अपनी बिलीफ सिस्टम, अपनी विल पावर को लगातार अपने कंट्रोल में, अपने उसके मैनेजमेंट प्लान पर लगातार लगे रहें। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा गैजेट है जिस पर हमको 24 घंटे काम करना पड़ता है। जिस पर हम उसे छोड़ देते हैं, आप एक हफ्ता अपनी बॉडी को यूं ही छोड़ दीजिए, आपके आ जाएंगे 4-5 सिम्टम। बिल्कुल आ जाएंगे सिम्टम्स, है ना? क्योंकि लाइफ, देखिए लाइफ है तो समस्याएं भी हैं। अगर सोचिए कि एक सेकंड के लिए मैं आपसे कहूं कि आप ये कल्पना कीजिए कि लाइफ में आपकी कोई भी समस्या ना हो, आप सुबह उठे, सब कुछ अवेलेबल है, आप बस लाइफ जी रहे हैं, तो क्या बचेगा लाइफ? कुछ नहीं बचेगा। एंजॉय नहीं कर, मतलब उस लाइफ को हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमको टारगेट नहीं मिलेगा, या हमें कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ अचीवमेंट करना है, कुछ गोल्स नहीं होंगे, कोई विजन नहीं होगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम, हमारी लाइफ में कुछ नहीं, वो लाइक है एनिमल लाइफ हो गई। कि भाई सुबह उठा, उसको भी हम दे देते हैं घास, वो जो भी खा रहे हैं, जो भी कर रहा है, बस तो यही डेली रूटीन का हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए लाइफ कर भी होनी भी बहुत जरूरी है। जिससे हम सीखते हैं कि हम कुछ लाइफ में फेलियर्स होते हैं तो फेलियर से भी सीखा जाता है, कुछ सक्सेस मिल रही तो उससे भी इंजॉय किया जाता है। शादी के संस्कार है, और शादी में हम कोई सोलमेट नहीं मिलता, उसमें हमें एक परिवार मिलता है। परिवार के रूप में हम कहें कि हमें एक देवर मिलता है, सासू माँ मिलती है, ससुर मिलते हैं, और एक हस्बैंड मिलता है। लेकिन मैम आज को देखने को मिल रहा है कि शादी के बाद, है ना, एक्सपेक्टेशन हमारी, जब शादी से पहले लड़की की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें एक घर मिलेगा जहाँ हमें एक माँ मिलेगी, एक माँ के रूप में सासू माँ मिलेगी, पिता के रूप में ससुर जी मिलेंगे, भाई के रूप में देवर मिलेगा, बट वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं पे वो एक तनाव का रूप ले जाती है। तो मैम आज जो शादी को देखकर लोग डर जाते हैं, डरते हैं शादी को कि यार शादी होगी पता नहीं क्या होगा। तो मैम क्या ये फियर सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये, सेकंड ऑफ ऑल कि क्या मैम शादी से पहले क्या हमें किसी साइकोलॉजी से मिलना चाहिए जिससे हमारा जो आगे वाला जो लाइफ है वो अच्छी चले? क्योंकि मैम आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आज देखिए, शादी होती नहीं, उसके 2 महीने बाद डिवोर्स हो जाता है। शादी होती नहीं, पता लग रहा 20 दिन के बाद ही डिवोर्स हो गया। अरे अभी तो शादी हुई है, 20 दिन के बाद ही डिवोर्स हो गया, नहीं बनी इन दोनों की। ऐसा क्या हुआ कि वो 20 डेज में ही नहीं बन पाई इनकी? तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, इस तरीके से इस पे वर्क कर सकते हैं। शादी के बारे में जैसा कि आपने पूछा, तो आजकल लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए भी लोग बहुत आने लगे हैं क्लिनिक में। तो मैम आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं? बिल्कुल, प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल इश्यूज, कपल इश्यूज, मैरिड लाइफ से रिलेटेड जितने भी समस्याएं होती हैं, लोगों में अवेयरनेस तो बढ़ी है, और लोग ये चाहते भी हैं कि घर पर इस चीज़ को डिस्कस करके बढ़ाने से बेहतर है हम किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे जा करके कट टू कट सॉल्यूशन की डिमांड करें। तो इसलिए क्लिनिक में आने वाले केसेस की संख्या बढ़ी है। और जहाँ तक आपने पूछा कि मैरिज की लॉन्गेविटी को लेकर के कि भाई 20 दिन ही क्यों चल रही है, मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने भी, कि लोग कहते हैं कि जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम बहुत कुछ पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। और पश्चिम वाले इधर की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। उनका कहना है कि भाई नहीं, हमें इंडियन रूल्स एंड कल्चर्स को मानना चाहिए, उसमें स्थायित्व है। और हमको ये लगता है कि नहीं, उनका ठीक है, नहीं समझ आया तो टाटा, बाय बाय। बट देखा जाए तो ये बात, भाई देखिए, शादी का पहला साल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी ऑडियंस जो सुन रही है उसको मेरा ये मैसेज है कि आपके घर में जो भी बेटा हो, बेटी हो, अगर कोई मैरिड कपल सुन रहा है, आपके बीच में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी है XY, मेरे पास तो 65 इयर्स के कपल भी अपना क्लैश लेके आए थे कि भाई लड़ाई बहुत होती है तो अभी ठीक हो जाए।
सोचिए जब 65 years, 65 मतलब एक्चुअली मुझे लगता है कि काफी टाइम स्पेंड करने के बाद भी उनको ये फील होता है। और उन्होंने सोचा उन्होंने और काम सोचा। भी किया। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो उन पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये साइको एजुकेट जरूर करना चाहिए कि भाई शादी का मतलब ही होता है एडजस्टमेंट। थोड़ा सामने वाला करता है, थोड़ा इधर वाला Yes. करता है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ दो लोग आपस में बंधे, दो फैमिलीज आपस में बंधती हैं। और ऐसे में क्या होता है, फैमिलीज का मतलब ही होता है डिफरेंट पर्सनैलिटीज का एक मिक्सचर। यस ऐसे में एक्सपेक्टेशंस कहीं किल भी होती, कहीं ग्रो भी होती, कहीं पर मतलब विदाउट एक्सपेक्टेशन हम इतना कुछ पाल लेते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि हमने ये भी नहीं। तो बेसिकली बच्चों के अंदर अगर आप यहाँ पर घूम करके क्वेश्चन वहीं आके टिक जाएगा कि अगर शादी की स्पाइन को भी मजबूत करना है, बच्चों को अपने टॉलरेंस पर बहुत काम करना पड़ेगा। तो अगर उनकी पेरेंटल लिसनिंग ही कच्ची है तो वो शादी में जाके दूसरे के पेरेंट्स को क्या सुन पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आती है पेरेंट्स की कि ये मेरी बच्ची है या ये मेरा बच्चा है, कल को इसको भी अपने लाइफ पार्टनर को लेके आना है। तो मुझे इसको इस तरीके से ग्रो करना है कि ना ये किसी की एक्सपेक्टेशंस को कुचले, ना ये किसी के एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाकर इस तरीके का कुछ करे कि कल को हमारी जवाबदेही बने कि बच्चा आपका ऐसा क्यों है। पीटीएम्स में अक्सर पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमने बहुत सुना इसकी वजह से, बहुत सुना, आज हमारी बड़ी बेइज्जती हुई। अक्सर ऐसा होता है क्लिनिक में, जब मार्च अप्रैल की पीटीएम्स होती हैं तो उसके बाद बहुत बच्चे आने लगते हैं। रीजन क्या होता है, उन्हें लगता है कि अब तो भाई हो गया, अब तो ये दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि वो पेरेंट्स लीनियंट होते हैं। जैसे ही शायद यही कारण था कि बच्चों के साथ मैंने बहुत स्टार्टिंग में काम किया था। यस मैम। बच्चों के साथ काम करना मुझे इसलिए कम करना पड़ा कि बच्चे खुद का डिसीजन खुद नहीं लेते। उनके पेरेंट्स उनको पपेट की तरह यूज करते हैं। कुछ एक सेशन होते ही उनका धैर्य जवाब दे जाता है और उसके बाद स्टैम्प ये लगता है कि काम नहीं ठीक था या बच्चा ग्रो नहीं अच्छा इंप्रूव कर पाया। तो यहाँ पर अगर पेरेंट्स ही अपने टॉलरेंस को इतना लो रखेंगे तो हम अपने बच्चे को क्या बना पाएंगे। डेफिनेटली मैम। तो इसलिए चाहे वो शादीशुदा लाइफ हो, चाहे वो नौकरी वाली लाइफ हो, चाहे वो लाइफ का कोई भी कॉर्नर हो, टॉलरेंस और लिसनिंग हर जगह काम आती है। और उसका विकास बचपन से ही पेरेंट्स की वजह से ही संभव है कि भाई अगर एक बच्चा आपका लो टॉलरेंस पे जा रहा है तो आपको इमीडिएटली उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। अपने लेवल पे करिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप हर समय उसको प्रोफेशनल के सामने ले आके खड़ा कर दीजिए, क्योंकि देखिए एक सोशल टैबू है कि मेंटल हेल्थ मतलब एक टैबू, तो वो एक टैबू है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम उसे ये कन्विंस करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स लेके आते हैं कि भाई तुम किस समस्या में हो, हम तुम्हें हेल्प के लिए लेके जा रहे हैं, वहां पे जाके तुम अपनी बात करो, हमसे नहीं कर सकते हो उनसे करो और देखो कि इसको कैसे सुलझा सकते। तो काफी हद तक बच्चा कन्विंस ब्रेन के साथ या वो व्यक्ति कन्विंस ब्रेन के साथ आता है और फिर अपने ऊपर वर्कआउट करता है और चीजों को ठीक करता है। तो इसलिए इस चीज पर बहुत ज्यादा करना काम जरूरी है कि अगर किसी भी कपल के बीच में प्रॉब्लम आ रही है तो कम से कम अपनी शादी को साल भर का समय दीजिए। शादी का मतलब एक दूसरे की टेस्टिंग नहीं होता है कि देखे तुमने ये किया कि नहीं, देखे मैंने ये किया कि नहीं, देखिए तुम्हारी माँ ने ऐसा किया कि नहीं। मेरी माँ तो जब सामने सपोज अगर किसी बहू को ऐसा लगता है कि मेरी सास बहुत डांटती है सपोज, तो एक दफा ठहर के सोच ले कि मायके में मम्मी भी टोकती थी, तो चलो ठीक है इधर इन्होंने टोक लिया है तो माँ। सेम अप्लाइज विद बॉय कि अगर पत्नी बहुत डिमांड कर रही है तो ये सोचना चाहिए कि इस घर में वो मेरी वजह से मैं उसे लेके आया हूँ, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 100% उसको जैसा वो कह रही है, बट थोड़ा बहुत उसके एडजस्टमेंट में उसका साथ दीजिए, रिजिड मत होइए। अगर आप बहुत अच्छे, आपकी लव मैरिज है, आप बड़े दिन से साथ में थे लेकिन शादी के बाद आप में प्रॉब्लम आ रही है, समझिए कि वो लव था, वो आपका एक कोर्टशिप पीरियड था जिसमें कि दोनों परिवारों को ठीक से पता भी नहीं था कि ये बच्चे आपस में मिलते हैं जुलते हैं, क्या है क्या नहीं। अब आप शादी होकर के एक दूसरे के घरों को आपस में जोड़ा है, तो वहां पर लव और अफेक्शन की जगह प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ ये कहती है कि लाइफ को जिए। तो थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहने से ये सब समस्याएं सॉल्व होती है। लड़के भी बहुत बात चाहते हैं, चाहे मदर के रूप में हो गर्ल्स, या फिर सिस्टर के रूप में हो, चाहे गर्लफ्रेंड के रूप में हो, चाहे वो वाइफ के रूप में हो। तो कई बार सुना होगा, हमने भी कई बार घर में सुनते हैं कि आखिर चाहती क्या है वो। जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन पूछा करते हैं, आखिर जैसे किसी भी लड़की को या कोई वाइफ हो गई या सिस्टर हो गई, आखिर तुम चाहती क्या हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फीमेल साइकोलॉजी क्या है, बिकॉज फीमेल साइकोलॉजी को समझना बड़ा मुश्किल है एज अ बीइंग अ मैन को लेकर। देखिए ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा तुम चाहती क्यों, हाँ, जैसे कि एक लड़का अपनी वाइफ में अपनी माँ को कंसीडर करता है, तो उसी तरीके से एक लड़की अपने फादर को एक्सपेक्ट करती है एक हस्बैंड के अंदर बहुत हद तक। मतलब उसको वो लविंगनेस, वो पैम्परिंग, वो अफेक्शन चाहिए होता है जो अपने फादर से वो लेते आए।
अब ये सीधे तो कहा नहीं जा सकता है कि भाई तुम मेरे फादर बन जाओ, हाउ इट कुड बी पॉसिबल। लेकिन जब कोई हार्श एपिसोड्स होते हैं, छोटे मोटे एपिसोड्स, तो वो जो पैटर्न होते हैं उनमें ये आता है कि लड़कियों के मन में ये बात अक्सर आ जाती है कि अरे यार घर वाले मुझे समझ नहीं रहे, मैं तो सब छोड़ के इस घर में आई हूँ और वो समझ नहीं रहे हैं, समझेंगे नहीं तो मैं इस घर में एडजस्ट कैसे होंगी। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि वहां पर उस लड़की को ये सोचना चाहिए कि वो सब छोड़कर आई है बट अपने कंसेंट से आई है। ठीक है, लड़के को ये सोचना चाहिए कि उसने ये शादी करी बट अपने कंसेंट से करी है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एक दूसरे के प्रति सुनने की समझ को डेवलप करके, अगर वो चाहती क्या है ये क्वेश्चन है तो एक बार उसको सुन लेना चाहिए कि तुम सचमुच चाहती क्या हो, बैठाल के बात करनी चाहिए, जो नहीं होती कपल्स में। नहीं होती कपल्स में झगड़े होते हैं, आर्गुमेंट होता है, बहस होती है, बात नहीं होती। बात सही है। अगर वो बात करना सीख जाए, जैसे मैं अपने कपल्स को एक रूल जरूर बताती हूँ, जितने भी कपल्स आते हैं, कि तुम बेडरूम में लड़ना छोड़ दो, आधी लड़ाई तो वहीं सॉल्व हो जाती है। क्योंकि जब लड़ने के लिए बेडरूम से बाहर जाना पड़ता है तो ये लगता है यार ये तो मैम ने ऐसा रूल बता दिया है तो चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो फायदा उससे मिलता है। छोटे छोटे प्रिकॉशंस से हम बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं। तो आपके प्रश्न का जवाब ये है कि बात करें, कम्युनिकेशन करें, आक्षेप मत लगाएं एक दूसरे पर, ये दोनों पे लागू। बेसिकली आज हम ट्रॉमा के बारे में सुनते हैं। ट्रॉमा क्या है और कैसे कैसे इफेक्ट करती है ट्रॉमा हमारी लाइफ में, और किस किस तरह के ट्रॉमा होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। देखिए, ट्रॉमा जो है वो किसी भी घटना के प्रति हमारा जो इमोशनल रिएक्शन होता है उसे ट्रॉमा कहते हैं। ये किसी भी एज में हो सकता है, किसी बच्चे को भी सदमा लग सकता है, जैसे परिवार में किसी बहुत प्रिय व्यक्ति की डेथ हो गई, या हमारे सामने ही हमने कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट देख लिया, या हम किसी बहुत ही, हमारे साथ कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, तो ब्रेन जो होता है उस परिस्थिति के प्रति जो इमोशनल रिस्पॉन्स देता है, जैसे या तो बहुत शांति में चले जाना या बहुत कस के रिएक्टिव होकर के उस चीज को करना, उसके बाद वो व्यक्ति कुछ दिन तक उस ट्रॉमेटिक कंडीशन में बना रहता है, उसको क्रोनिक ट्रॉमा कहते हैं। और जो थोड़ा सा मॉडरेट होता है, कम होता है, उसके साथ में क्या होता है, वो ट्रॉमा थोड़ा ओवरकम जल्दी होता है। लेकिन जो क्रोनिक होता है उसमें कई बार किसी साइकाइट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की मदद करनी होती है उस ट्रॉमेटिक इवेंट से उस पर्टिकुलर पर्सन को बाहर निकालने के लिए। फियर होता है एंड एक फोबिया होता है। तो मैम एक्चुअली मुझे मेडिकल वर्ड्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट मैं आपसे पूछूंगा कि मैम फियर में और फोबिया में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, फियर जो होता है वो किसी चीज़ के प्रति हमारा जो एक पहला रिस्पॉन्स होता है ब्रेन का, डर गए हम। और फोबिया क्या होता है कि परसिस्टेंट रिस्पॉन्स होता है, हम उस चीज के प्रति इतना ज्यादा डर गए कि हम एक पैनिक स्टेज में चले गए और हम कंसिस्टेंटली उसी थॉट प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं कि नहीं मैं तो ऊंचे झूले पे कभी भी नहीं चढ़ूंगा क्योंकि मैं तो गिर जाऊंगा, जो है आग को हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे आग से डर लगता है, मैं एक बार जल चुका हूँ और मैं आग को देखते ही पैनिक हो जाता हूँ। ये फोबिया है, ये फोबिया है। जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो फियर होता है ये, बट जो परसिस्टेंट रिस्पॉन्स होता है उसको फोबिया कहते हैं। वो जो दिमाग में पैटर्न बना लेते हैं। जैसे लोगों को नहीं है सांप से डर लगता है, कॉकरोच से डर लगता है, देखते ही चीखने लगे, जबकि पता है कुछ ऐसा नहीं कर देगा। सांप है तो काट सकता है, कॉकरोच क्या कर लेगा, लेकिन डर है तो डर है, छिपकली डर है तो डर है, ठीक है। तो वो सब चीजें जो होती हैं वो फोबिया की श्रेणी में आती हैं। जो जैसे कुछ लोगों को बंद कमरों से बहुत होता है, किसी को ऊंचे स्थान से बहुत होता है, किसी को अंधेरे से होता है। फोबियाज डिफरेंट टाइप के होते हैं। किसी को ब्लड से होता है, किसी को ब्लड से होता है, ब्लड देखते उनको चक्कर आने लग जाता है, चक्कर आने लगता है। तो ये वही है कि वही चीज हो गई कि उस परिस्थिति के प्रति दिमाग ने जो संकेत भेजा वही बिहेवियर के रूप में बाहर आ गया, दैट इज फोबिया। एक एक्चुअली होती है, एक क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है और एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं। मैम दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनका ट्रीटमेंट देने का तरीका, पेशेंट को डील करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट तरीके की थेरेपीज जो होती हैं उनको पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। और जो काउंसलर होते हैं वो सिंपल काउंसलर होते हैं, उनका काम सिर्फ काउंसलिंग करना होता है, समझाना, टॉकिंग थेरेपी, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग जैसे कहते हैं ना, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लोग हल्की फुल्की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और थोड़ा बहुत परामर्श के काम आते हैं, समझाने के काम। लेकिन जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी एक लंबी भूमिका है, क्योंकि वो बीमारियों के डायग्नोसिस में, उनके आगे तक के एक्शन प्लान में जो काउंसलर का काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनका काम होता है कि ये किसी भी चीज की डेप्थ में जाकर उसके कारण और निवारण दोनों पर काम करते हैं। रिलेटेड जो भी उनका मैनेजमेंट प्लान होता है, जो मॉड्यूल्स होते हैं, उनको पेशेंट को दे करके उसकी आगे तक की स्ट्रेटेजी को चलाकर उसको एक अच्छी लाइफ जीने की दिशा में अग्रसित करते हैं। Why people fear the psychologist? देखिए, सोसाइटी में एक मेंटल हेल्थ को लेकर के है, एक स्टिग्मा है कि मेंटल हेल्थ जाने का मतलब हमें क्या जरूरत है, मेंटल हेल्थ हम क्यों जाएं, हम ठीक तो हैं। क्या हुआ जो हमारे
हमें कुछ रातों से नींद नहीं आई, Okay. क्या हुआ जो हम थोड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं, सबको होता है, क्या हुआ जो हम जो है लोगों से नहीं बात करना पसंद करते, नहीं करेंगे, नहीं है Yes, मेरा yes, नेचर। yes. वो इसके पीछे की रीजन बिहाइंड पर नहीं जाते और Okay. देखी हुई चीजों को भी अनदेखा करते। Okay. यही बहुत बड़ी समस्या है कि मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में आने वाले लोग अभी भी ये चाहते हैं, जो कि प्रोफेशनली वैसे तो हम खुद ही 100% कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं, कोशिश यही रहती है कि पेशेंट टू पेशेंट एक्सपोजर भी ना हो। तो इसी वजह से मेंटल हेल्थ क्लिनिक में, हालांकि अभी तो कानपुर में 2010 की अपेक्षा आज 2024 है, बहुत Yes. अवेयरनेस है, बहुत Okay. काम है, बहुत पेशेंट अपने प्रति जागरूक हो गया है, लेकिन अभी भी एक वर्ग के लोग हैं जिनका ये सोचना है कि वाई टू गो फॉर मेंटल हेल्थ। इसीलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने इसको प्रमोट कि भाई मेंटल हेल्थ कुछ है भाई, इसको आप Yeah, इग्नोर नहीं कर definitely, सकते। और आप ये definitely. देखिएगा कि आने वाले समय में मेंटल हेल्थ का बूम कैसा है, हर फील्ड में है। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी काम कर रही हूँ, मैं एकेडमिक्स में भी काम कर रही हूँ, Yes. कॉलेजेस में भी काम कर रही हूँ, मैं पर्सनली अपने आप भी प्रैक्टिस करती हूँ। Okay. तो बेसिकली देखा जाए तो लोग समझ रहे हैं, बस सब समस्या क्या है कि समझ धीरे धीरे डेवलप। तो मैम, लेकिन बहुत सारे लोग बाग आज एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्लीपनेस, मतलब खुद का इलाज खुद ही कर रहे होते हैं और वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से डरते होते हैं। तो क्या मैम ऐसे लोगों को, जब वो एक लॉन्ग टाइम तक इस अपने ऊपर खुद का इलाज कर रहे होते हैं लेकिन वो सही तो नहीं होते, तो मैम उनको क्या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? दूसरी बात मैम ये कि साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे हैं, है ना? तो अब साइकोलॉजिस्ट में ये देखा जाए कि क्या मैं पूछना चाहूँगा कि जिसके पास एक लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, जो 15, 20, 25, 30 साल से एक्सपीरियंस हो, या जो फ्रेशर हो, उनके पास जाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि वो कहाँ पर अपना इलाज का, किस साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना इलाज कराए। देखिए बिल्कुल ठीक बात है कि आप जिस भी पर्सन के पास अपने इलाज के लिए जाएं, आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि वो पर्सन कितना कॉम्पिटेंट है और वो किस हद तक आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। इसके लिए ये तो नहीं हो सकता है कि आप उसकी डिग्रीज को देखें तब आप उसके पास जाएं, लेकिन एटलीस्ट आपको उस, जब आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी मिंत्रा पर या किसी चीज़ पर, अमेजोन पे, तो आप उसके रिव्यूज़ पे जाते हैं, एक नहीं 25-25 रिव्यूज़ पढ़ते हैं। तो इसीलिए गूगल पे जो रिव्यूज़ दिए जाते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि फेक भी होते हैं। तो अब ये तो संभव नहीं है कि अब आप हर एक की आइडेंटिटी को पता लगाएं और देखें, लेकिन हाँ ये संभव है कि जब आप उस क्लिनिक में विजिट करें तो Yes. ये आपके पास पूरा पूरा राइट होता है जानने का कि भाई मैडम, आपका जो, मेरा ये प्रॉब्लम है, आपका क्वालिफिकेशन जो है, क्योंकि आप उस जगह एक विश्वास से अपने ट्रीटमेंट के लिए गए, ठीक है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, क्या आप मुझे इस चीज में मदद कर पाओगे? अगर आप मदद कर पाएंगे तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मेरे लिए? उसे टेस्ट मत करिए, अपने थेरेपिस्ट को टेस्ट मत करिए, Definitely. लेकिन उसे डिस्कस करिए, क्योंकि डिस्कस करने से आपको ये पता लगता है कि आप लोगों के, क्योंकि 1 से 2 सेशन तो रेपो मेंटेनेंस में ही लग सकते हैं। यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि अपने थेरेपिस्ट को कम से कम 4 सेशंस का एक मौका दीजिए। 3-4 सेशंस में ही चीजें थोड़ी सी ग्रो कर पाती है, फिर एक अच्छे शेप में जाती है। और लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर एक काउंसलर के पास गए हैं तो आप ये माइंडसेट बना के जाइए कि हमको उस पर्टिकुलर व्यक्ति को इस क्राइटेरिया पर तो जांचना ही है कि वो हमारे लिए कुछ हेल्पफुल है भी कि नहीं, कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज होती है जो किसी गलत चीज से ही तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं, और किसी के गलत स्टेटमेंट या किसी गलत अतकचरी नॉलेज से ही हम उसको और ज्यादा खराब। तो बेहतर ये होता है कि आप ऑथेंटिसिटी पर एक बार जरूर पता लगाएं कि वो व्यक्ति कितने दिनों से इस क्षेत्र में है, अगर है तो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। रजिस्टर्ड है तो फिर ठीक है, तब आप जा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अनुभव के आधार पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं शहर में, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं, जिनके पास पेशेंट की 1-2 विजिट होती है, पेशेंट को समझ में आ जाता है कि वो सोचता है कि अब ये यहाँ पर मुझे केवल मैं आ जा रहा हूँ, मेरे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा मुझे। और इमीडिएट देखिए कुछ नहीं होता है, हर चीज टाइम लेती है, क्योंकि ये जो काम है ये मैनुअल वर्क है, प्राकृतिक, इसमें कोई दवा नहीं लग रही है। तो इसलिए ये सब चीजें समय लेती है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही है आज, एंजाइटी, डिप्रेशंस, है ना, स्ट्रेस को लेकर, लोनलीनेस को लेकर, स्लीपनेस को लेकर, क्योंकि स्लीप क्वालिटी भी आजकल लोगों की बहुत कम होती जा रही है, डे बाय डे आप देखते हो, लोगों को नींद नहीं आ रही, लोगों को नींद नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे पास लाइफ में नहीं आए या कम आए, हम खत्म नहीं कर सके लेकिन कम हो जाए लाइफ के अंदर, ये क्या? देखिए इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमें लगातार खुद पर, अपने रूटीन पर और हर उस चीज़ पर काम करना चाहिए जो चीज़ हमें मुख्य धारा से अलग ले जा रही है, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर 2 दिन नींद नहीं आती है कोई बात नहीं,
लेकिन अगर तीसरे दिन भी नींद नहीं आ रही है, चौथे दिन भी नींद नहीं आ रही है, तो बेहतर है कि एक बार सोच लें कि क्यों नहीं आ रही। भूख नहीं लग रही है या ऐसा लग रहा है कुछ भी असामान्य है लाइफ में, तो उसे अनदेखा मत करिए। बैठ कर इस बात की चिंता मत करिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बल्कि खुद पर लगातार काम करते रहिए। जैसे काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जिम ज्वाइन कर लें, उसे ही काम करना कहते हैं। काम करने का मतलब होता है रोज की दिनचर्या में अपने को पूरी तरीके से झोंक देना, जिससे ये समय ही ना निकले कि आप बैठ करके ये चिंतन करें कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति अच्छा है, वो बुरा है। दूसरों से तुलना करना, दूसरों से जलना, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना, खुद के बारे में जो है गलत बयानी करना, खुद को क्रिटिसाइज करना, ये सब तब होता है जब हम खाली होते। तो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि खुद को खाली मत रखिए। खुद के रूटीन पर काम करते रहिए, दूसरों से अपने संबंधों को बनाए रखिए, लोगों के साथ इन्वॉल्व रहिए। आइसोलेटेड लाइफ में व्यक्ति कई बार कुंठाओं का शिकार होता है। हद से ज़्यादा बढ़ने पर उस चीज़ को एक बार ठीक से देखिए, गौर से देखिए कि ये चीज़ हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट कर रही है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, जो आज आपने हमको अवेयर किया, क्योंकि लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशंस, जहाँ लोग बाग आज 90% लोग बाग इन्हीं चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं फियर कर रहे हैं। आज आपने उनका फियर दूर किया। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और कोशिश करिए कि ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। थैंक यू सो मच ये एपिसोड लास्ट तक देखने के लिए, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए कि हम इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं, जिससे हम आपको और भी वैल्यूएबल कंटेंट दे पाए। और आप इस एपिसोड को एक व्यक्ति को जरूर शेयर करना, जिससे उसकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंजेस आ सके, क्योंकि आपने यदि एक व्यक्ति की लाइफ में भी कुछ चेंजेस किया ना, तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। सो वंस अगेन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में एक ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के साथ में। थैंक यू सो मच।